Welcome to this lecture. So this is our unit number 36 PPP which is based on priority sector advance. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी ग्रुप सेटअप किया था 1971 में। 1971 में दोस्तों एक दोस्तों स्टडी ग्रुप सेट किया गया था 1971 में, ताकि स्टैटिस्टिक्स को देख सकें जो कि रिलेटेड है लैंडिंग टू सर्टेन सेक्टर्स दैट वेर कंसिडर्ड अ प्रायोरिटी। सो फ्रेंड्स 1972 में दोस्तों एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था, मतलब एक कुछ लोग रिसर्च किए और दोस्तों उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया कितना पैसा बैंक लैंड कर रही है कुछ सेक्टर को जिसे प्रायोरिटी माना गया आरबीआई के द्वारा। फिर दोस्तों देखिए 1980s में क्या हुआ कि 1980s में कमर्शियल बैंक को एक टारगेट दिया गया कि कुछ परसेंटेज अपने टोटल लोन का इस प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाए, और इस प्रायोरिटी सेक्टर को आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया और दोस्तों 5 साल लगे इस टारगेट को पहुँचने में। दोस्तों टारगेट था 40% ऑफ ऑल द बैंक लोन, मतलब जितना भी बैंक लोन है ना उसका 40% जो है वो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर को। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर तो ये ब्रॉड टर्म है, इसमें दोस्तों स्पेसिफिक एरियाज़ था जिसको ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे एग्रीकल्चर, वीकर सेक्शन, जैसे लो इनकम इंडिविजुअल या जो रूरल एरिया में है, ठीक है, उनको सब टारगेट माना गया जिस पे बैंक फोकस करे। और फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो रूल्स हैं और जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, कि कितना बैंक, हाउ मच बैंक शुड लैंड टू प्रायोरिटी सेक्टर, कितना बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करेगी, ये ओवर द टाइम चेंज हुआ है, राइट। तो पहले कुछ और था नियम, अब कुछ और है नियम, ठीक है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों एक रिवाइज मास्टर डायरेक्शन आया था दोस्तों, रिवाइज मास्टर डायरेक्शन आया था इसके रिगार्डिंग कि कितना बैंक को लैंडिंग करना है प्रायोरिटी सेक्टर को, ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक रिवाइज डायरेक्शन आया था। तो वही बताया जा रहा है दोस्तों इस पार्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से कि रिवाइज डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज़ द रिवाइज डायरेक्शन। तो रिवाइज मास्टर डायरेक्शन आया था दोस्तों, तो मतलब 2020 में कुछ नया गाइडलाइंस आया था जो कि आरबीआई ने दिया था कि कितना बैंक जो है लैंड करेगी प्रायोरिटी सेक्टर में, और दोस्तों फिर बताया गया था कि कैसे वो सेक्टर डिफाइन किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा। और दोस्तों ये जो नया गाइडलाइन था ना प्रायोरिटी सेक्टर का, वो सभी कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई होता है, आरआरबीज़ के लिए, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए, लोकल एरिया बैंक के लिए, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के लिए। लेकिन दोस्तों एक बैंक है जिसको कहते हैं सैलरी अर्नर बैंक, जो कि इस गाइडलाइन से एग्जम्प्टेड है। चलिए दोस्तों अब हम लोग डूबते हैं अपने प्रायोरिटी सेक्टर की दुनिया में और समझते हैं दोस्तों कि ये प्रायोरिटी सेक्टर का लिमिट्स किन किन सेक्टर के लिए कितना है, किस कैटेगरी के लिए कितना लिमिट है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो लिमिट है हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। तो मतलब कि बैंक को कम से कम 40% अपने ANBC का, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करना ही करना है, कम से कम 40%। दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक बात को आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ANBC है ना, ANBC का मतलब पहले समझिए, टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने जितना लोन दे दिया उसमें से जो बैंक ने दूसरे बैंक को लोन दिया है या दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन दिया है उसको घटा दीजिए। पहले तो बैंक ने जितना लोन दिया वो ले लीजिए, मान लीजिए 40 लाख लोन दिया, उसमें से एक बैंक ने दूसरे बैंक को कितना लोन दिया उसको घटा दीजिए, तो आपको मिलेगा ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। आप ANBC निकाल लिए ना, ठीक है। मान लीजिए 60 लाख का लोन बैंक ने दिया, उसमें से 20 लाख जो है दूसरे बैंक को दिया, तो दोस्तों कितना बचा, 40 लाख, तो ये 40 लाख ANBC हो गया। अब दोस्तों क्या कहा जा रहा है, ये जो 40 लाख है ना, इसका मात्र 40%, कम से कम 40% तो बैंक एलोकेट करेगी ही करेगी, किसे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। समझ में आया, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात बताया जा रहा है कि जो हमारा CEOBE है, यानी क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ANBC का या CEOB का जो भी हायर अमाउंट होगा बैंक वो लेगी इस रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। पहला चीज़ समझ में आ गया आपको कि प्रायोरिटी सेक्टर का कितना लैंडिंग करना है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को और आरबीज को, फॉरेन बैंक को जिनका 20 ब्रांच से ऊपर है, उनको 40% करना है, किसका, ANBC का या CEOB का जो भी हायर हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो ANBC का 40% एलोकेट होगा ना प्रायोरिटी सेक्टर का, उसमें से 32% जो होगा वो एक्सपोर्ट सेक्टर में होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये फॉरेन बैंक के लिए बताया जा रहा है, मैं आपको फॉरेन बैंक के लिए बताऊं कि जिस फॉरेन बैंक का 20 ब्रांच से कम है, ठीक है, देखिए 20 ब्रांच से ज़्यादा वाला है तो उसके लिए तो मैंने आपको समझा दिया उसके लिए क्या नियम है, समझ में आया ना दोस्तों आपको। चलिए अब बताइए जिसका 20 ब्रांच से कम है उसके लिए क्या नियम है, तो उसको ये कहा गया है कि उनका कम से कम 40%, उनका जो है
एएनबीसी का जो उनका जो वैसे फॉरेन बैंक जिनका 20 ब्रांच से कम है, उनका दोस्तों 40% जो एएनबीसी है, ठीक है, उसमें से 32% जो है वो लैंड कर सकते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में, और 8% से कम दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं होना चाहिए, मतलब 8% से ज़्यादा ही होना चाहिए दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर में। और जो हमारे रूरल आरआरबीज़ हैं, उनको क्या बताया जा रहा है कि आरआरबीज़ जो है, रिजर्व रूरल बैंक जो है, वो अपने एएनबीसी का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करेंगे, और जो इनका मीडियम इंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी से कंसिडर किया जाएगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 15% ऑफ एएनबीसी। समझ में आ गया? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए क्या कहा जा रहा है कि ये अपने एएनबीसी का 75% जो है, जो भी है वो कंप्यूट कर वो प्रायोरिटी सेक्टर में डालेंगे। तो सभी बैंक के लिए समझा दिया। अब आ जाइए एग्रीकल्चर में, आप इसको बाइफरकेट करते हैं दोस्तों। तो एग्रीकल्चर में ये कहा जा रहा है कि बैंक अपने एएनबीसी का या सीओबी का क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का एग्रीकल्चर में डालेंगे कितना परसेंट? 18%। तो एएनबीसी निकाल लीजिए, उसका 18% निकाल लीजिए, तो उतना बैंक जो है एग्रीकल्चर में डालेंगे। कौन बैंक? जो हमारी डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, वैसे फॉरेन बैंक जो किसके 20 से ऊपर ब्रांचेज है, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो अपने एएनबीसी का 18% जो है, कम से कम 18% जो है एएनबीसी का, वो कहाँ डालेंगे दोस्तों? वो डालेंगे अपने इसमें ये एग्रीकल्चर में। और इसमें से 18% में से ना 10% जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होता क्या? मैं इसको समझाऊंगा। अभी आप धैर्य रखिए, मैं इसको समझाता हूँ कि स्मॉल फार्मर कौन होते हैं और मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो है फॉरेन बैंक जिनके 20 ब्रांच से कम है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है एग्रीकल्चर वाला। और तीसरा में बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारा 18%, तीसरा में बताया जा रहा है कि जो हमारे आरआरबीज़ है, रीजनल रूरल बैंक है, इनको क्या कहा जा रहा है कि जो इनका 18% है ना एएनबीसी का, तो इनका जो 18% है एएनबीसी का सीओबी का, वो उन्हें एग्रीकल्चर को देना है। और 10% का टारगेट जो है वो कितना है? एसएमएफ के लिए, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है। समझ में आ रहा है एक पॉइंट? वेरी गुड। चलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर। जैसे मान लीजिए एक बैंक है जिसका एएनबीसी है 100 करोड़। कितना एएनबीसी है दोस्तों? 100 करोड़ एएनबीसी है। चलिए आप देखिए जरा, बताइए कि आप हमको बताइए दोस्तों, किसी बैंक का एएनबीसी यदि 100 करोड़ है, ठीक है, तो आप बताइए कि पहला स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक बैंक है, मान लीजिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, तो उनको इसका 18% यानी कि 18 करोड़ एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा। और इसमें से जो है 10% यानी कि 1.8 करोड़ जो है इनको देना पड़ेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, ठीक है। और दोस्तों यदि आरआरबीज़ की बात करें तो आरआरबीज़ को भी इस 100 करोड़ का, यदि मान लीजिए आरआरबी का जो एएनबीसी है वो 100 करोड़ है, तो आरआरबी को 18 करोड़ जो है देना पड़ेगा एग्रीकल्चर को, जिसमें से 1.8 करोड़ जो है वो देगी किसे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। समझ में आ गया? अब बात करते दोस्तों माइक्रो इंटरप्राइज। तो माइक्रो इंटरप्राइज मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट होता है और लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं। तो बैंक को क्या करना है कि ऐसे एंटरप्राइज को भी लोन देना है, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। और जो टारगेट सेट किया गया है वो इनके एएनबीसी का 7.5% है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का एएनबीसी है 100 करोड़ तो और सीओबी है 50 करोड़, तो जो माइक्रो इंटरप्राइज को लैंडिंग किया जाएगा ना, वो जो भी हायर वैल्यू है, 100 और 50 में हायर क्या होता है? 100 होता है, तो 100 का 7.5% देगी, यानी कि 7.5 करोड़ देगी। और दोस्तों सेकंड में बताया जा रहा है कि फॉरेन बैंक जिसका 30-20 ब्रांच से कम है उसके लिए ये माइक्रो इंटरप्राइज का नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा में बताया जा रहा है कि जो हमारे आरआरबीज़ हैं उनके लिए, उनको भी माइक्रो इंटरप्राइज को लोन देना है, और उनके लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो 7.5% है इनके एएनबीसी का या सीओबी का, जो भी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए किसी आरआरबी का जो एएनबीसी है वो 100 करोड़ है और सीओबी 50 करोड़ है, तो आरआरबी को कितना पैसा माइक्रो इंटरप्राइज को देना पड़ेगा बताइए? तो आरआरबी को दोस्तों माइक्रो इंटरप्राइज को देना पड़ेगा कितना बताइए? उनको देना पड़ेगा 7.5 करोड़, यानी 7.5 करोड़ जो पैसा है जो लैंडिंग करेगी आरआरबी, कहाँ करेगी? अपनी माइक्रो इंटरप्राइज को करेगी। समझ में आ गया दोस्तों? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में क्या लिमिट है, फिर हमने देखा कि एग्रीकल्चर में क्या लिमिट है, फिर हमने देखा कि माइक्रो इंटरप्राइज में क्या लिमिट है। अब जरा बात करते हैं कि वीकर सेक्शन में क्या लिमिट है, यानी वीकर सेक्शन को जो एडवांस देगी उसमें क्या लिमिट है, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट एडवांस आर टू बी गिवन टू वीकर सेक्शन। सो चलिए देखते हैं वीकर सेक्शन में क्या लिमिट है एडवांस देने का, इसे समझते हैं हम लोग। सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ क्लियर मैनर सो दैट योर कंसेप्ट बिकम क्लियर टू यू। सो वीकर सेक्शन में दोस्तों क्या कहा गया है कि वीकर सेक्शन के अंदर वैसे इंडिविजुअल होते हैं, वैसे ग्रुप होते हैं पीपल के जो कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होते हैं, उनको लिमिटेड एक्सेस होता है। जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, लो इनकम ग्रुप।
तो बताया जा रहा है कि बैंक को अपना एएनबीसी या सीओबी का 12% जो है वीकर सेक्शन को देना है। जैसे मान लीजिए एक बैंक का एएनबीसी है 1 लाख करोड़ और सीओबी है 1,20,000 करोड़, तो बैंक कम से कम 12,000 करोड़ यानी एएनबीसी का 12% वीकर सेक्शन को देगी। और ये लोन जो है, ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं होता है किसके लिए, फॉरेन बैंक जिसका 20 ब्रांच से कम है। और दोस्तों यदि कोई आरआरबीज है तो उसको अपने एएनबीसी या सीओबी का 15% जो भी हायर होगा लोन देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का एएनबीसी है 100 करोड़ और सीओबी है 200 करोड़, तो हायर कौन है, 200 करोड़ है, तो 200 करोड़ का 15% यानी कि 30 करोड़ रुपया आरआरबी को देना पड़ेगा, कहाँ पे, वीकर सेक्शन को। और लास्ट में बता रहा है कि कोई हमारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है तो उनके लिए उसके लिए कितना लिमिट है, 12% का लिमिट है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कितना टारगेट है किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, तो एकदम याद कर लीजिए। फिर से रिकॉल कीजिए, 40% टोटल है, जिसमें से एग्रीकल्चर का 18%, हम बात करें दोस्तों डोमेस्टिक बैंक के लिए, एग्रीकल्चर 18%, माइक्रो एंटरप्राइज 7.5% और वीकर सेक्शन 12%, 18, 7.5, 12, 18, 7.5, 12, 18, 7.5, 12, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये किसके लिए है दोस्तों, डोमेस्टिक बैंक के लिए। यदि हम बात करें आरआरबीज के लिए तो 75%, 18%, 7.5%, 15%। तो आप 2-3 बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़। चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताया जा रहा है कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना है। ठीक है, मतलब प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितना लैंड करेगी एग्रीकल्चर को, माइक्रो एंटरप्राइज को या वीकर सेक्शन को। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनको अपने एएनबीसी का या सीओबी का जो भी हायर है उसका 40% देना है प्रायोरिटी सेक्टर को। इसका मतलब मान लीजिए कि एएनबीसी यदि 100 करोड़ है और सीओबी मान लीजिए 20 करोड़ है तो कम से कम 40 करोड़ देगी प्रायोरिटी सेक्टर को, कौन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन दोस्तों मार्च 31, 2024 से, ठीक है, इनको क्या करना है कि इनका जो टारगेट है वो 75% तक बढ़ा दिया जाएगा, मतलब फेज मैनर में इसका टारगेट बढ़ाया जा रहा है। तो मार्च 31, 2024 से इनका जो टारगेट होगा ना वो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। मतलब कि बैंक को हायर प्रपोर्शन देना पड़ेगा अपना क्रेडिट का प्रायोरिटी सेक्टर को। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनका टारगेट सेट किया गया है 2024 तक का। जैसे मार्च 31, 2021 तक अपने 45% देगी एएनबीसी का प्रायोरिटी सेक्टर को, 31, 2022 तक वो कम से कम 50% देगी और 31, 2024 से वो दोस्तों 75% देगी। इसका मेन एम ये है, ये इंश्योर करे कि बैंक अपने पैसा का कुछ परसेंटेज जो है इस सेक्टर को दे जो कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस और वीकर सेक्शन। फिर दोस्तों माइक्रो एंटरप्राइज में बताया जा रहा है कि इनको अपना 7.5% एएनबीसी का देना है माइक्रो एंटरप्राइज को। तो वही नियम है जो हमारे स्मॉल फाइनेंशियल हमारे डोमेस्टिक बैंक के लिए है, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइज और 12% एएनबीसी। समझ में आ गया दोस्तों, वेरी गुड। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था दोस्तों कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ समझाया गया है कि बेसिक मीनिंग क्या है दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। ठीक है, और आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। और रिवाइज नॉर्म्स आया, आपको पता होगा दोस्तों, इसमें कुछ रिवीजन आया है। तो आइए दोस्तों क्या रिवीजन आया है वो भी समझ लेते हैं सिंपल भाषा में, एग्जाम्पल लेके। आपको लिमिट याद रहेगा ना, मैंने याद करवा दिया है आपको। क्या याद करवाया बताइए, 40, बताइए 40, 18, 7.5, 12, ठीक है ना, 40, 18, 7.5, 12 ऐसे याद रखिए। फिर दोस्तों ये था हमारा डोमेस्टिक बैंक के लिए। उसी तरह आरआरबी के लिए 75, 18, 7.5, 15, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए 75, 75, ठीक है। उसके बाद 18, 7.5, 12, ये भी याद कर लीजिएगा आप। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉम्पिटिशन ऑफ एएनबीसी कैसे निकाला जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट एएनबीसी। आइए इसको समझते हैं कि एएनबीसी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक एक पॉइंट को समझते हैं दोस्तों कि किसको ऐड करेंगे, किसको सेपरेट करेंगे। हो सकता है इससे केस स्टडी पूछा जाए, ऑल्दो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट इट मे बी चांसेस आर देयर दैट यू मे गेट सम केस स्टडी। अब दोस्तों एक पॉइंट समझिए कि बैंक को कितना नॉन कोऑपरेटिव फार्मर को देना है, जिसको एनसीएफ कहते हैं। तो एनसीएफ को जो लैंडिंग होता है ना वो सिस्टम बाय एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल ईयर है, इसको सिंपली मैं समझाता हूँ कि बैंक को दोस्तों कुछ परसेंटेज अपने फंड का नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को भी देना है। और जो करंट फिजिकल ईयर का टारगेट है वो है 12.73 ऑफ उसके नेट क्रेडिट का। तो बैंक कम से कम 13.5% अपने नेट क्रेडिट का रीच करेगी, जो कि प्रीवियस टारगेट था लैंडिंग का एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है, यही चीज़ समझाया जा रहा है दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा बात करते हैं कि हाउ डू वी कंप्यूट एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कैसे निकाला जाता है। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। सो लेट मी एडवाइस टू यू हाउ वी कैलकुलेट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इन सिंपल टर्म। ओके, देखिए आपके सामने एक टेबल दे रखा है और ऑब्वियसली टेबल देख के थोड़ा सा आप डर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स इसमें दे रखा है। सो लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मेक इट ईजी फॉर यू एंड एक्सप्लेन इट इन द लेमन टर्म्स।
ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप ANBC को कंप्यूट करेंगे, हाउ विल यू कंप्यूट ANBC। तो आपको कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे दोस्तों। आई थिंक यू आर एबल टू व्यू सम टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ANBC। तो सबसे पहला है बैंक क्रेडिट इन इंडिया। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज बैंक क्रेडिट इन इंडिया। द सेकेंड पॉइंट इज नेट बैंक क्रेडिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में NBC कहते हैं। NBC क्या है, बैंक क्रेडिट इन इंडिया क्या है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन्वेस्टमेंट मेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर इन्वेस्टमेंट एलिजिबल टू बी ट्रीटेड एज प्राइवेट सेक्टर, HTM, UCBs, सो दीज आर द टर्म्स। दोस्तों चलिए इसको हम लोग बाइफर्केट करते हैं, छोटे छोटे टर्म्स में समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो सबसे पहले दोस्तों जो बैंक क्रेडिट इन इंडिया है वो टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है या लोन होता है जो बैंक देती है अपने कस्टमर को, जो कि आपको 6 नंबर फॉर्म में फॉर्म ए का जो 6 नंबर है सेक्शन 42 ऑफ द RBI एक्ट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो बिल डिस्काउंटेड है RBI के साथ, या दूसरा है अप्रूव फाइनेंशियल सिक्योरिटी कार्ड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो बैंक ने RBI के साथ बिल डिस्काउंट किया है या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बिल डिस्काउंट किया है, जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया है जिसका दाम है 10,000 रुपया RBI के साथ, तो ये इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, सेकंड नंबर कैटेगरी में। समझ में आया। फिर दोस्तों NBC क्या होता है, नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है कि आपका बैंक क्रेडिट और जो बिल डिस्काउंट है इसके बीच का डिफरेंस होता है, यानी 1 और 2 को आप माइनस करेंगे ना तो आपको NBC मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना बैंक ने अपने कस्टमर को दिया है। जैसे मान लीजिए कि बैंक का क्रेडिट है 1 लाख रुपया और जो बिल डिस्काउंट है वो 10,000 रुपया है, तो NBC कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख में से आप 10,000 घटाएंगे तो 90,000 मिलेगा ना। तो NBC आपको ये बताता है कि कितना क्रेडिट जो है बैंक ने अपने कस्टमर को दिया है। फिर दोस्तों फोर्थ पॉइंट में आ जाइए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर RIDF एंड अदर एलिजिबल फंड विद अनअवार्ड। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये जो आप बताया इन लिeu ऑफ नॉन अचीवमेंट, दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि PSLC आप वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ना PSLC लिखा हुआ है। PSLC का मतलब ये दोस्तों कि बैंक ने कितना आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट किया है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे नबार्ड, NHB, सिडबी, मुद्रा, ठीक है, इन लिeu ऑफ नॉट अचीविंग प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट अचीव नहीं करेंगे ना तो इसको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, किसके पास, नबार्ड के पास, NHB के पास, सिडबी के पास, मुद्रा के पास। इसके अलावा दोस्तों इसका आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है उसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है 50,000 रुपया नबार्ड के पास, और जो आउटस्टैंडिंग PSLC है, PSLC एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि कोई बैंक का जो नबार्ड के पास आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है ना वो 50,000 रुपया है और जो आउटस्टैंडिंग PSLC है वो 20,000 रुपया का है, तो इसको इस कैटेगरी में डाला जाएगा। यानी दोस्तों बैंक का कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है नबार्ड के पास, ये हम लोग कैटेगरी नंबर कहाँ डालेंगे, कैटेगरी नंबर 4 में डालेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया जा रहा है, कितना क्रेडिट CRR और SLR के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया एज पर RBI सर्कुलर जुलाई 2024। देखिए ये सर्कुलर आया था, इसमें दोस्तों कुछ क्रेडिट को ना CRR और SLR रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दिया गया, खासकर लॉन्ग टर्म बॉन्ड को इशू करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अफोर्डिंग हाउसिंग के लिए। तो इसको हम लोग कैटेगरी नंबर 5 में डालेंगे। उसके बाद दोस्तों उसके बाद बताया जा रहा है एडवांस एक्सटेंडेड इन इंडिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एडवांस जो बैंक भारत में की है अगेंस्ट द इंक्रीमेंटल फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बैंक, FCNR। आप FCNR समझते हैं, FCNR आप आगे, FCNR अकाउंट होता है दोस्तों, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो दोस्तों बैंक ने कितना लोन दिया अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बैंक अकाउंट, ठीक है, और या नहीं तो NRE डिपॉजिट जो क्वालिफाई करता है CRR से एग्जाम्पशन में, उसको डाला जाता है दोस्तों कैटेगरी नंबर 6 में। और उसके बाद आता है दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में, ठीक है, कि यानी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में पब्लिक सेक्टर बैंक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। इसको हम लोग कहाँ डालते हैं दोस्तों, इसको हम लोग डालते हैं अपने 7 नंबर पॉइंट में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ANBC निकालते हैं। आप ANBC निकालना देखिए कितना टफ है, ठीक है, ये सभी कंपोनेंट्स ANBC को निकालने का। मैं आपको कंपोनेंट समझा रहा हूँ कि ये सब टर्म आपको नया न लगे, इसलिए कि कंपोनेंट को समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल में हमको नहीं लगता एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निकालने बोलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या टर्म है। फिर दोस्तों और क्या क्या कंपोनेंट आता है कि दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में जो कि सरकार इशू करती है उसमें कितना इशू किया, ये पॉइंट आता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो बैंक क्रेडिट इन इंडिया, यहाँ पे देखिए लिखा है बैंक क्रेडिट इन इंडिया, यानी दोस्तों ये वो पैसा होता है जो कि बैंक ने लोन किया अपने कस्टमर को, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड विद RBI, ये मैंने आपको बताया ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, बिल डिस्काउंटेड विद RBI होता है, ठीक है।
फिर फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ कैप्ट अंडर द एसटीएम कैटेगरी, ठीक है। और थर्ड में क्या बताया, एनबीसी बताया आपको। एनबीसी वो पैसा होता है जो बैंक ने अपने कस्टमर को दिया है बिल को डिडक्ट करके। फिर दोस्तों फोर्थ में बताया आरआईडीएफ के अंदर जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट होता है, जो नबार्ड के पास है, एनएसबी के पास है, मुद्रा के पास है। तो यदि मान लीजिए कि जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट बैंक का है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, बैंक क्रेडिट इन इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या है, बिल डिस्काउंटेड विद आरबीआई। तीसरा पॉइंट क्या है, नेट बैंक क्रेडिट। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंदर आरआईडीएफ। पांचवा पॉइंट क्या है, एलिजिबल अमाउंट फॉर एग्जाम्पशन ऑन इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड। मतलब दोस्तों कुछ बैंक जो है ना पैसा को बैंक को दोस्तों कुछ पैसा का एग्जाम्पशन मिलता है कुछ रेगुलेशन से। जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करेगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है वो 50,000 रुपया का बॉन्ड इशू करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो दोस्तों उसको कुछ रेगुलेशन से एग्जाम्पशन छूट मिलता है। फिर छठा पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों, छठा पॉइंट में आ जाइए, बताया जा रहा है कि कितना एडवांस बैंक दे सकती है अगेंस्ट द इंक्रीमेंटल डिपॉजिट। जैसे मान लीजिए कि बैंक ने 10,000 रुपया का एडवांस दिया अगेंस्ट द इंक्रीमेंटल डिपॉजिट आउट ऑफ 15,000, तो उस केस में 10,000 को इंक्लूड किया जाएगा एएनबीसी में। फिर सेवंथ पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ बताया जा रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया है जिसे कंसीडर किया जाएगा पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। जैसे मान लीजिए बैंक ने इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटाइज एसेट में जिसका वर्थ है 5,000 रुपया, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग माना जाएगा। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि उस सिक्योरिटी का फेस वैल्यू कितना है। आप आ जाइए 8वां नंबर पॉइंट पे, बताया जा रहा है कि उस सिक्योरिटी का फेस वैल्यू कितना है जो बैंक ने एक्वायर किया है और उसको एसटीएम कैटेगरी में रखा गया। एसटीएम क्या होता है, हेल्ड टू मैच्योरिटी। इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि बैंक ने सिक्योरिटी एक्वायर किया 20,000 रुपये का और उसे एसटीएम कैटेगरी में डाला, तो वो 20,000 को भी एएनबीसी में डाला जाएगा। फिर बताया जा रहा है कि जो बॉन्ड डिवेंचर नॉन एसएलआर कैटेगरीज में है उसे लिया जाएगा। तो इन सभी को जोड़ घटा के आप फिर फाइनली आप एएनबीसी निकालेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो आपसे इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, बस आपको पार्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये सब पार्ट होते हैं हमारे एएनबीसी के कैलकुलेशन के लिए। दैट्स ऑल। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आप लोगों ने एएनबीसी का कंपोनेंट देख लिया, आपने समझ लिया कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का कितना परसेंटेज टारगेट है। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फिर बताया जा रहा है दोस्तों प्रूडेंशियल राइट ऑफ एट द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस लेवल शुड बी सेपरेट फ्रॉम द नेट बैंक क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं समझाता हूँ, सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों कि बैंक क्या करती है कि कुछ लोन को या कुछ इन्वेस्टमेंट को जो कि इररिकवरेबल है, जिसको रिकवर नहीं किया सकता या नॉन परफॉर्मिंग है, उसको राइट ऑफ करती है। आप ये राइट ऑफ समझते हैं ना? तो राइट ऑफ कहाँ किया जाता है, जो हमारा कॉर्पोरेट या हेड ऑफिस होता है वहाँ किया जाता है। तो ये जो राइट ऑफ का अमाउंट होता है ना, उसको नेट बैंक क्रेडिट से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है, वो क्रेडिट होता है जो कि बैंक एक्सटेंड करती है। फिर समझ में आ गया? तो जो जिस क्रेडिट को आप रिकवर नहीं कर सकते उसे क्या करना है दोस्तों, राइट ऑफ करना है। ये कहाँ किया जाता है, बैंक के हेड ऑफिस में। फिर दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक को कुछ परसेंटेज अपने क्रेडिट का प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। एग्रीकल्चर मैंने समझा ही दिया है। यदि दोस्तों इन सभी सेक्टर को जो क्रेडिट दिया गया है उसे आप राइट ऑफ करेंगे, तो इस अमाउंट का ये जो राइट ऑफ किया गया अमाउंट है उसको रेस्पेक्टिव प्रायोरिटी सेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों कि ये क्या करना चाह रहा है कि बैंक को जो है यदि इन सभी सेक्टर का जो क्रेडिट दिया गया ना उसको रिटर्न ऑफ करना है, तो कितना राइट ऑफ किए हैं उस पार्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर को वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है जिससे आप प्रायोरिटी सेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, सब टारगेट को कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी लोन्स है, जो भी इन्वेस्टमेंट है या कोई ऐसा आइटम जो कि एलिजिबल है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्लासीफाई होने का, उसे एएनबीसी के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि हमारा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एक तरह का बैंक होता है जिसका मेन फोकस होता है दोस्तों कि फाइनेंशियल सर्विस हम प्रोवाइड करें अनडिजर्व सेक्टर ऑफ सोसाइटी को। यानी हमारे जो अनडिजर्व सेक्टर है ना उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना किसका काम है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का काम है। तो जब भी आप एएनबीसी निकालेंगे ना, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट निकालेंगे ना दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं क्या बात ध्यान रखेंगे मैं बताता हूँ। तो जब भी आप एएनबीसी निकालेंगे दोस्तों तो एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है हमारा, उसे भी दोस्तों आरबीआई का नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसएफबी को भी दोस्तों आरबीआई का क्या करना पड़ेगा, नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि गवर्न करता है ग्रैंडफादर लोन के ट्रीटमेंट को। ग्रैंडफादर लोन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म आया है, वैसा लोन जो कि सैंक्शन किया गया था इससे पहले कि बैंक एसएफबी बनी थी। ठीक है, तो जो भी एसएफबी है यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो गवर्न करेगी नॉर्म्स को जो कि ग्रैंडफादर लोन का ट्रीटमेंट था। फिर
बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक का कुछ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। ये क्या होता है? ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों एक बताया जा रहा है CEA होता है दोस्तों क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट। तो ये जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का जो क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट होगा ना, उसे रेगुलेटरी पर्पस के लिए कैलकुलेट किया जाएगा और इसका गाइडलाइन जो है मास्टर सर्कुलर में दिया हुआ है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होती है एक तरह की कोऑपरेटिव बैंक होती है जो कि अर्बन एरिया को सर्व करती है। यूसीबी को भी एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके और इसका जो प्रोविजन है वो मास्टर सर्कुलर में अवेलेबल है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को। तो यही सब आपका प्रायोरिटी सेक्टर से यही सब पॉइंट को समझाया जा रहा है दोस्तों रिगार्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि जो आरबीआई है उसने ऑब्जर्व किया है कि कुछ रीजन है जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर जो है फ्लो कम है। आरबीआई ने देखा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर ना बहुत कम है, प्रायोरिटी सेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है बहुत कम है। ठीक है, अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आरबीआई को लग रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर का इन्फ्लुएंस बहुत कम है। आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट आर दोज एरियाज। सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस जहाँ पे आरबीआई को लग रहा है। देखिए तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे दोस्तों ये हमारा तो फ्रेंड्स क्या किया है दोस्तों आरबीआई ने रैंक किया है पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो के बेसिस पे। ठीक है, तो आरबीआई ने डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया है पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो प्राइवेट सेक्टर। तो पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि इंडिविजुअल को दिया जाता है, बिजनेस को दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर में, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर आपको मिलता है पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो। सो दोस्तों यदि आप भी इस तरह के वीडियो लेक्चर चाहते हैं जिसमें एक एक कंसेप्ट को समझाया जा रहा हो, आपको क्लैरिटी मिले, प्रायोरिटी सेक्टर को आप समझ पाएँ, बाकी सभी चैप्टर को समझ पाएँ, तो हमारे पेड कोड का हिस्सा हो सकते हैं। तो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, PDF प्रोवाइड करूँगा, MCQs प्रोवाइड करूँगा। MCQ लगभग एक चैप्टर से 150 से 200 MCQs होंगे। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर, जिसे मैंने कुछ पार्ट समझा है। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो यदि आप इसके फर्दर देखना चाहते हो तो हमारे पेड मेंबर का प्रोग्राम का हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।